हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं इरशाद अंसारी एक बार फिर से उपस्थित हूं आप लोग के समक्ष नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर के। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इस पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग इस नंबर सिस्टम में संख्या पत्ती में क्या सीखते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक आज का यही रहेगा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है ना लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम एलसीएम। ठीक है, उसी तरह से महत्तम को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एचसीएफ। इसका फुल फॉर्म होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है और ये क्या होता है, फैक्टर होता है। तो हम लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक जानने से पहले ये दो चार जो डिफिनेशन है उसको पहले समझेंगे कि ये चीज होता क्या है। देखिए, ये लघुत्तम समापवर्त्य के लिए हम सबसे पहले अपवर्त्य को जानेंगे, क्योंकि अपवर्त्य जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हमको लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है ये चीज हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखिए अपवर्त्य क्या होता है। अपवर्त्य का डिफिनेशन हम ये लिखेंगे कि किसी संख्या का अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब क्या हुआ कि गुणज, मल्टीप्लाई अभी बताया ना यहाँ पे एम होता है, यानी कि मल्टीप्लाई गुणा। ठीक है, वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए। ठीक है, जो हमारा मल्टीप्लाई मिलेगा, ठीक है, वो संख्या होगा जो उस दिए गए संख्या से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे 4 का अपवर्त्य हम लिखे हैं तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये सारी संख्याएं क्या है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 4 से पूरा पूरा इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा 4 का अपवर्त्य होगा। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि गुणज होगा। पिछले वीडियो में हमने गुणज और गुणनखंड के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हम केवल डिफाइन आप लोगों को करा रहे हैं कि अपवर्त्य और अपवर्तक में क्या अंतर है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है अपवर्तक। तो देखिए अपवर्तक का डिफिनेशन ये होगा किसी संख्या का अपवर्तक, ठीक है, अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक है, वह है जो उस संख्या को पूर्णतः क्या करे, पूर्णतया विभाजित कर दे। ठीक है, तो विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या दिया रहेगा वह संख्या किस किस अंक से विभाजित होगा, किस किस अंक से कट जाएगा। ठीक है, वही उसका क्या होगा, गुणनखंड हो गया या अपवर्तक होगा। जैसे 12 का अपवर्तक हमको लिखना होगा तो 12 किस से कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्या इसके क्या होंगे, अपवर्तक होंगे। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ेंगे समापवर्त्य। यही चीज हमारा है समापवर्त्य क्या होता है। तो समापवर्त्य का हम डिफिनेशन पहले जानेंगे कि समापवर्त्य होता क्या है। ठीक है, फिर हम लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि समापवर्त्य होता क्या है। समापवर्त्य को जब हम दो भागों में विभाजित करेंगे ना, ठीक है, संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे व्याकरण में, तो आप लोग का होगा सम और प्लस या धन का चिन्ह कर सकते हैं अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्त्य आपका यही रहेगा। ठीक है, सम मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन मतलब दोनों में मिलता हो। ठीक है, वही जो उभयनिष्ठ अपवर्त्य होगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, समापवर्त्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लिए हैं 4 और 6, दो संख्या लिए हैं, तो संख्या 4 का अपवर्त्य, तो देखिए अपवर्त्य इसके क्या हो जाएगा 4, 8, 12, यानी कि इसका मल्टीप्लाई गुणा। ठीक है, तो ये लिख लेंगे 40 तक मान लीजिए हम लिख लिए। ठीक है, उसी तरह 6 का अपवर्त्य लिख लेंगे, उसका भी गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई लिख लिए। अब दोनों संख्या के जब अपवर्त्य हमसे पूछेगा कि अपवर्त्य निकालें, तो देखिए 4 और 6 के समापवर्त्य हमको निकालना है, क्योंकि समापवर्त्य यहाँ पढ़ रहे हैं। अपवर्त्य हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ अपवर्त्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों में क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 12 मिल रहा है कॉमन, तो एक 12 हो जाएगा। 12 के बाद देखिए 16 है, 18 है, यहाँ पे क्या है 24 है, 24 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉमन 24 हो जाएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पे 36 है और यहाँ भी क्या है 36 है, तो 12, 24, 36 इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ
अपवर्त्य होगा, और उभयनिष्ठ अपवर्त्य को ही हम क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे क्या, समापवर्त्य कहते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे समापवर्तक। चलिए देखते हैं समापवर्तक क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, समापवर्तक कहते किसको हैं। इसके लिए हम लिखेंगे समापवर्तक को लिख सकते हैं सम और प्लस अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक वही जो उसका फैक्टर था। ठीक है, तो लिखेंगे दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक जो संख्या दिया रहेगा, ठीक है, उसका जो अपवर्तक निकलेगा, ठीक है, यानी कि उसका जो गुणनखंड होगा, ठीक है, उन गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होगा, जो दोनों में, तीनों में, चारों में जितना संख्या दिया रहेगा उतने संख्याओं में कॉमन हो। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, समापवर्तक कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 4 का अपवर्तक लिखा, तो 4 का 1 2 4, 1 2 4 के अलावा किसी से 4 कटेगा, नहीं कटेगा। उसी तरह 6 का अपवर्तक लिखेंगे तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं तो 6 से कटेगा। अब इन दोनों का जब हम अपवर्तक समापवर्तक लिखेंगे इसलिए संख्या 4 और 6 का समापवर्तक। तो समापवर्तक का मतलब क्या होगा, जो दोनों में मिलता हो। दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, तो यही 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संख्या 4 और 6 का समापवर्तक पूछा जाए तो 1 और 2 होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पर, लघुत्तम पर। लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कहते किसको हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी सी छोटी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। ठीक है, हमको ऐसा छोटा से छोटा संख्या बताना है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए, कट जानी चाहिए। ठीक है, जैसे में हम एक 3 संख्या लेते हैं, 2 4 और 6, इसका हम देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, अपवर्त्य लिखना है। ठीक है, अपवर्त्य लिखेंगे तो अब देखेंगे कि दोनों में क्या है, समापवर्त्य क्या हो रहा है। ठीक है, कॉमन समापवर्त्य हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 के अपवर्त्य लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे ही क्या होगा, उसका टेबल हो जाएगा। 4 का लिखेंगे अपवर्त्य, तो 4 का अपवर्त्य क्या हो जाएगा, 4 8 12 16 20, आगे जाएगा। उसी तरह 6 का 6 12 18 24। अब देखेंगे कि सब में कॉमन क्या है, वही तो उसका अपवर्त्य होगा। ठीक है, और अपवर्त्य वही होगा, और उसको कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य भी वही होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 12 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब 12 के बाद और भी अपवर्त्य मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हमको लिखना नहीं है क्योंकि सबसे छोटा कह रहा है ना, तो सबसे छोटा से छोटा हमको क्या है, 12 है। जो 12 के पहले कोई अंक है जो तीनों में मिलता हो, कोई अंक नहीं जो तीनों में मिले। ठीक है, यानी कि 12 ही एक ऐसा संख्या है जो तीनों में क्या हो रहा है, तीनों में मिल रहा है, तीनों को अपवर्त्य में मिल रहा है। और 12 एक ऐसा संख्या है जो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार हमने लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है उसको देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे महत्तम समापवर्त्य क्या होता है और उसका डिफिनेशन कैसे होगा। उसके बाद से हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और बनाने की विधि पढ़ेंगे। देखिए अब ये हमारा महत्तम समापवर्तक, ये आपका लास्ट डेफिनेशन है। ठीक है, और लास्ट हेडिंग भी है। इसके बाद से हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर होमवर्क में आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आप लोग रुका करके वीडियो को पहले सारा डिफिनेशन, जितना डिफिनेशन बताए हैं, अपवर्त्य किसे कहते हैं, अपवर्तक किसे कहते हैं, ठीक है, समापवर्त्य किसे कहते हैं, समापवर्तक किसको कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है, इन सारा चीज का आप डिफिनेशन पहले वीडियो को रुका करके आप बढ़िया से लिखेंगे। नीचे जो हमने एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को आप बेहद अच्छे से देख करके लिखेंगे। लिखने के बाद आप एक नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो क्वेश्चन हम आपको देंगे उस क्वेश्चन को आप वीडियो को रुका करके आप उसको होमवर्क के रूप में सॉल्व करेंगे। ठीक है,
जिस जिस मेथड से हम बताएंगे, जिस तरह बताएंगे उस तरह आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपसे लग रहा है कि नहीं। तो चलिए उसके पहले हम देख लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। ठीक है, आने का मतलब यह है कि हमको ऐसा अपवर्तक ढूंढना है ना, ऐसा समापवर्तक ढूंढना है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करे, विभाजित कर दे। ठीक है, और उस पूरे समापवर्तक में वह बड़ी सी बड़ी संख्या हो। ठीक है, जैसे में हम 12 के अपवर्तक लिखते हैं और 16 के लिखते हैं, तो 12 के 1 2 3 4 6 12। ठीक है, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से 12 कटेगा नहीं, या तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से या 12 से। उसी तरह 16 लिख लेंगे, 1 2 4 8 16, ये क्या हो जाएंगे, 16 के अपवर्तक हो जाएंगे। अब 12 और 16 के समापवर्त्य लिखेंगे, 12 और 16 के समापवर्तक लिखेंगे। तो समापवर्तक देखिए, समापवर्तक क्या होता है, दोनों में जो दोनों या तीनों जो संख्या दिया होगा उसका जो अपवर्तक होगा, उन अपवर्तक में जो कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वही उसका क्या होगा, समापवर्तक होगा। तो देखिए 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है, 8 ये सब नहीं मिल रहा है, तो उसको छोड़ देंगे। जो जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए, 1 2 4, ये नहीं मिल रहा है, अब लिखेंगे इसलिए 12 और 16 के मौसा कहिए या HCF कहिए। अब देखिए मौसा को समझिए थोड़ा। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। कहने का मतलब यह है कि समापवर्तक में जो बड़ी से बड़ी संख्या आपको प्राप्त होगा, ये समापवर्तक इसका मिला है क्या, 1 2 और 4। 1 2 और 4 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो यही 4 इसका क्या होगा, HCF होगा। ये 4 एक ऐसा संख्या है जो 12 और 16 दोनों को क्या कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। ठीक है, इसके बाद से हम चलते हैं इसको बनाने की विधि, यानी कि चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के निकालने की कौन कौन सी विधि है और किस तरह से उसको हम फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्त्य को निकालने की विधि लिखते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की हम 3 विधि को जानेंगे। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए 3 विधि पढ़ेंगे। ठीक है, 3 विधि से लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हैं। जैसे पहला विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी तरह दूसरा विधि हमारा है क्या, भाग विधि, और तीसरा है समापवर्त्य विधि। यह समापवर्त्य के आधार पर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों विधि से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 4 6 और 9 के एलसीएम हमको निकालना है कि क्या होगा, 4 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। तो चलिए हम तीनों विधि से ट्राई करते हैं, तीनों विधि से बनाते हैं क्वेश्चन को कि किस तरह तीनों विधि फॉलो होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, हल लिखेंगे इसी क्वेश्चन का और लिखेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 4 ये आपका हो जाएगा 2 और गुणे 2, 2 दूनी के 4। ठीक है, 6 का लिख लेंगे इसी प्रकार, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। उसी प्रकार अब 9 का लिख लेंगे, 9 के अभाज्य गुणनखंड, तो 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में ऐसा कोई अंक ना हो कि जो तीनों में कॉमन हो। 2 में कॉमन देखेंगे, 2 में क्या क्या मिल रहा है, देखिए इस पहली वाली संख्या में भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, एक चीज कॉमन हो गया।
सेकेंड वाले में हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन मिला है, थर्ड वाले में भी क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। तो 2 और 3, 2 तो कॉमन मिल गया, और यह 1 2 और यह 1 3 कॉमन नहीं मिला, तो इसको भी गुणा में लिखेंगे कि इसलिए संख्याएं 4 6 और 9 के लसअ लघुत्तम समापवर्त्य कहिए या एलसीएम कहिए इक्वल टू। अब देखिए जो कॉमन मिला है ये 2 दोनों में मिला है तो ये 2 हो गया, और गुण है यह 3 दोनों में मिला है तो ये 3 हो गया। यह 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये 2 किसी मिल रहा है, नहीं मिला तो ये 2 भी गुणा में लिखेंगे चूंकि एलसीएम निकालना है। और देखिए यह 3 भी नहीं मिला तो इस 3 को भी गुणा में क्या करेंगे, लिखेंगे। एक बार और समझिए, यह दोनों संख्या मिल रहा है तो इसके लिए 1 2 हो गया, यह दोनों संख्या मिल रहा है तो इसके लिए 1 3 हो गया, यह 2 नहीं मिल रहा है किसी में तो इसको भी लिखेंगे, और यह 3 भी नहीं मिला है तो इसको भी लिखेंगे। अब सबको गुणा करा लेंगे, तो देखिए 2 में 3 से गुणा कराएंगे तो 2 3 6, ठीक है, 6 से 2 में गुणा होता है 2 6 12, और 12 से 3 में गुणा कराएंगे तो 12 3 36, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 36। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम निकाले हैं, 36 क्या आया है, इसका एलसीएम आया है। उसी प्रकार हम भाग विधि से और समापवर्त्य विधि तीनों विधि से निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं भाग विधि से निकालते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए अब हम चलते हैं दूसरे विधि यानी कि भाग विधि की तरफ। तो भाग विधि में आप सभी लोग जानते हैं और लगाते भी होंगे। भाग विधि से हम क्या करते हैं, भाग विधि से 4 6 और 8 के लॉसन निकालते हैं। देखिए यही भाग विधि है, 4 6 और यहां हो जाएगा 9 है, यहां हो जाएगा आपका 9। सबसे पहले हम वैसे अंक से काटेंगे ना जो कम से कम 2 अंक कटे या 3 अंक कटे। ठीक है, तो देखिए 2 अंक कटने के लिए सबसे छोटा अंक क्या है, 2 है ना, 2 से पहले काटेंगे, नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से 5 से 6 से इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो पहले 2 से काटते हैं। देखिए 2 से आपका ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 3 के 6, 9 नहीं कट पाएगा। जो अंक नहीं कटेगा उसको वैसे ही उतार लेंगे, 9 नहीं कटेगा तो 9 को 9 उतार लेंगे। ठीक है, आप क्या करिए, और देखिए 2 से इसमें भाग तो लग जाएगा लेकिन इसमें और इसमें नहीं लगेगा। आपको कम से कम कितना अंक कटना चाहिए, कम से कम 2 अंक कटना चाहिए। 3 से काटते हैं क्योंकि 3 से 3 में भी भाग लग जाएगा और 9 में भी लग जाएगा। 3 से काटेंगे तो 2 नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, और 3 है कम 3 और 3 3 9। अब देखिए ऐसा कोई अंक नहीं हो जो 2 अंक को कम से कम काट सके, यानी कि 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा। आप क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए 4 6 और 9 के लॉसअ या एलसीएम। ठीक है, तो लॉसअ जब इसका लिखेंगे तो देखिए 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 1 और गुणा में क्या हो जाएगा 3, 3 दूनी के 6, 6 में 2 से गुणा कराएंगे तो 6 दूनी का 12, 12 में 1 से गुणा होगा तो 12 ही रहेगा, और 12 से 3 में गुणा करेंगे तो 36 आया ना आंसर। उस विधि से भी 36 और इस विधि से भी 36। अब इसके बाद हम चलते हैं किस विधि पर, समापवर्त्य विधि पर, यानी कि समापवर्त्य विधि होता क्या है। ठीक है, इस विधि से कैसे बनाएंगे, 2 विधि तो हमने सीख लिया। तो समापवर्त्य विधि के लिए अभी जो हम आप लोग को डिफिनेशन जो दिए थे, परिभाषा जो दिए थे, उस विधि में जो हम एलसीएम निकाले थे वो समापवर्त्य विधि था। ठीक है, उसी विधि से हम क्या करेंगे, उसी विधि को हम समापवर्त्य विधि कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं कि समापवर्त्य विधि से निकालेंगे कैसे। देखिए जो संख्या दिया रहेगा, संख्या दिया है 4 6 और 9, तो लिख लेंगे हल में संख्या 4 के अपवर्त्य, 4 के अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब उसका टेबल। ठीक है, तो इस 4 के अपवर्त्य क्या हो जाएगा, यहां देखिए 4 8 12 16 20 24
28, ठीक है, 32, 36, 40 और भी हो जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे किसका, 6 का, 6 है ना, 6 के अपवर्त्य, 6 के अपवर्त्य, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 के अपवर्त्य लिखेंगे तो 6, 12, 12 के बाद से हो जाएगा आपका 18, 24, 30, 36, उसके बाद 42, 48 डॉट डॉट और भी होगा। उसके बाद से क्या करेंगे, 9 का लिखेंगे, 9 के अपवर्त्य, 9 के अपवर्त्य लिखेंगे तो 9 का हो जाएगा 9, 18, 27, 36 डॉट डॉट और भी होगा। अब क्या करेंगे, दोनों का समापवर्त्य लिखेंगे, सॉरी 3 अंक है, तीनों का समापवर्त्य लिखेंगे इसलिए 4, 6 और 9 के समापवर्त्य, समापवर्त्य लिखेंगे, ठीक है। तो समापवर्त्य देखिए, जो चीज तीनों में मिलेगा वही उसका क्या होगा, समापवर्त्य होगा। 4 नहीं मिला है, 8, 12, 16, 20, यानी कि मिलेगा क्या आपका 36, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। इसके पहले ऐसा कोई अपवर्त्य नहीं है जो तीनों संख्या में मिलता हो, तो इसका समापवर्त्य क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसके बाद और भी मिलेगा, चूंकि हमको एलसीएम उसी को कहेंगे ना, लघुत्तम समापवर्त्य उसको ही कहेंगे जो उसका क्या हो, समापवर्त्य का सबसे छोटा हो, यानी कि सबसे छोटा अपवर्त्य क्या है, सबसे छोटा समापवर्त्य क्या है, 36 है, इसलिए आपका एलसीएम में क्या हो जाएगा, 36 ही होगा और यही आपका आंसर होगा। हम देखें कि यहाँ भी 36 हमको मिला, यहाँ भी 36 मिला और अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए थे वहां भी हमको कितना मिला, 36 मिला। चलिए अब हम चलते हैं महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि। महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि कौन कौन सी होती है, तो इसके लिए भी 3 ही विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और समापवर्तक विधि, ठीक है। इन्हीं तीनों विधि से हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक को निकालेंगे। तो चलिए पहले विधि से यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 12 और 16, 12 और 16 का HCF यानी कि मौसम निकालना है, ठीक है। तो 12 लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, इसका HCF निकालते हैं, तो लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड 12 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और गुणे 2, 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12 हो गया। उसी तरह 16 के लिखेंगे, 16 के अभाज्य गुणनखंड, 16 का देखिए 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16, ये इसका हो गया। अब लिखेंगे इसलिए 12 और 16 की मौसम, जब मौसम लिखेंगे ना तो देखेंगे कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है, दोनों में ये 2 मिल रहा है, एक 2 हो गया, गुण है। फिर देखेंगे तो फिर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एक 2 और हो गया। और कोई अंक मिल रहा है, 3 नहीं मिला, इसके साथ 2 2 के साथ इसको छोड़ देंगे, जो मिलेगा उसको ही गुणन लिखेंगे, 2 दूनी के 4, इसका क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो संख्या दिया जाएगा उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी के 4 तिहाई 12, ये 12 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार 16 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको गुणा कराएंगे तो 16 हो जाएगा। देखेंगे दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो दोनों में 2 2 मिल रहा है, तो 2 2 गुणा में लिख लेंगे और 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4, आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अब भाग विधि से सीखते हैं कि भाग विधि से मौसा कैसे निकलेगा, ठीक है, संख्या यही रहेगा हमारा, ठीक है। तो देखिए भाग ऐसे लिखते हैं ना, 12 से 16 में क्या करना है, भाग करना है आपको, ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना है। भाग आपका कितना मरते जाएगा, 1 मरते जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 12, घटाएंगे इसको, 16 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, ये तो कट जाएगा। अब क्या करेंगे ना, ये आपका शेषफल हो गया, अब इस शेषफल को घेरेंगे, ठीक है, और जो अंक यहाँ पे है यानी कि जिससे आप भाग किए थे
उस संख्या से क्या करेंगे, उस संख्या को यहाँ पे बुलाएंगे। ये आपका अब क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। यहाँ पे भाज्य का काम किया और यहाँ पे भाज्य हो जाएगा। अब इसी 4 से फिर इसमें भाग करेंगे, 4 तिहाई 12, कट गया ना। किस अंक से कटा है, 4 का पारा पड़े तो कटा है ना, तो लिखेंगे इसलिए 12 और 16 के मौसक। 12 और 16 के मौसक किस क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि कटा किससे है, 4 से कटा है। एक बार और समझिए, देखिए 16 हमारा बड़ा अंक है तो 16 को यहाँ बीच में लिखेंगे, 12 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो 12 कम 12 हो जाएगा, 16 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब इस 4 को घेरेंगे और 12 को क्या करेंगे, यहाँ बुलाएंगे। 4 3 12 पूरा कट गया, 0 आ गया ना शेषफल। अब ये 4 आपका क्या हो जाएगा, 4 से कटा है, चूंकि 4 का पारा पड़े तो 12 आया है, तो यही 4 क्या हो जाएगा आपका मौसा हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा विधि आपका है समापवर्तक विधि। इस विधि से देख लेते हैं 12 और 16 के क्या मौसा, ठीक है। तो लिखिए, लिखेंगे संख्या 12 के अपवर्तक, अपवर्तक लिख लीजिए, अपवर्तक। संख्या 12 के अपवर्तक लिख लीजिए। 12 आपका 1 से कट सकता है, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और किससे, 12 से। उसी प्रकार 16 के लिखेंगे, संख्या 16 के अपवर्तक, अपवर्तक, अपवर्तक। तो 16 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 1 2 4 8 और 16, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, मौसा निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, दोनों का समापवर्तक पहले लिखेंगे। लिखेंगे संख्या 12, लिखेंगे संख्या 12 और 16 के समापवर्तक, समापवर्तक। इसके समापवर्तक लिखेंगे, दोनों में देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। देखिए 1 मिल रहा है दोनों में, 2 मिल रहा है दोनों में, 4 मिल रहा है दोनों में, और कोई अंक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो वही लिख लेंगे 1 2 और 4। अब देखिए मौसा जब लिखेंगे ना, तो मौसा के लिए हम यही बताए थे कि जो अपवर्तक, जो समापवर्तक सबसे बड़ा होगा, दोनों संख्या का समापवर्तक जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, उसका मौसा हो जाएगा। तो देखिए दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या क्या मिला है, 1 2 और 4, यही इसका क्या मिला है, समापवर्तक मिला है। यानी कि इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, 4 है, इसलिए इसका मौसा भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस प्रकार आपने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को तीनों विधि से, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और समापवर्तक विधि, तीनों विधि से आपने सीखा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार हम आपको कुछ होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। आप उस वीडियो को रुकाइएगा, स्टॉप करिएगा, और रुकाने के बाद से उसको क्या करिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा। लिखने के बाद पुनः उस क्वेश्चन को आप प्रयास करिएगा हल करने के लिए। धन्यवाद।